लेक्चर में हम एप्लीकेशन करेंगे जितना भी हमने इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी डिस्कस किया है। तो चलिए कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, Mrs. Jyoti is marketing manager in XYZ Limited. She gives you the following particulars. Basic salary 65,000 per month. Dearness allowance 22,000 per month. And in the bracket 30% is for retirement benefits, means enter for service benefits. Bonus is 17,000 per month. Her employer has provided her with an accommodation on 1st April 2019 at a concessional rent. The house was taken on lease by XYZ Limited for Rs 12,000 per month. Mrs. Jyoti occupied the house from 1st November 2019. Rs 4,800 per month is recovered from the salary of Mrs. Jyoti. The employer gave her a gift voucher of Rs 8,000 on her birthday. She contributes 18,000 of her salary, basic pay plus DA, towards recognized provident fund, and the company contributes the same amount. The company pays medical insurance premium to effect insurance on the health of Mrs. Jyoti, Rs 18,000. Motor car owned by employer, cubic capacity of engine exceeds 1.60 liters, provides to Ms. Jyoti from 1st November 2019, which is used for both official and personal use. Repair and running expenses Rs 50,000 were fully met by the company. Okay. The motor car was self-driven by employee. Compute is means the chauffeur is not provided. Compute the income chargeable to tax under the head salaries in the hands of Mrs. Jyoti for the assessment year 202021. So, देखिए कभी भी आपने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो बिना हेडिंग के जो है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। So, heading is computation of income under the head salaries of Mrs. Jyoti for the assessment year 2021. It means previous year is 2019-20. Right. Okay. तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास बेसिक पे। ओके, सो फर्स्ट वन इज बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है जी? 65,000 है। सो 65,000 इंटू 12 इज इक्वल टू, तो इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूं। 65 इंटू 12, ओके, विच इज इक्वल टू 7,80,000. Then dearness allowance 22,000. Okay, so 22,000 into 12 is equal to, कैलकुलेटर पे करता हूँ, 22,000 into 12, okay, which is equal to 2,64,000. फिर है आपका बोनस। So bonus is equal to 17,000 per month. So 17,000 into 12, which is equal to 17,000 into 12, which is equal to 2,04,000. Okay. Next है, his employer has provided her with an accommodation. Okay. सो और वो उससे कुछ पैसा रिकवर भी कर रहा है, तो इसका कंसेशनल हुआ। सो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री accommodation. Okay.
तो इसकी मैं वर्किंग कर लेता हूं यहां पे। तो ये वाला पॉइंट में चलिए वर्किंग के लिए, तो वर्किंग नंबर 1, रेंट कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन, शॉर्ट में लिख दिया, आप कंप्लीट लिख देंगे। देखिए यहां पे क्या है, हिज एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अकोमोडेशन ऑन 1 April 2019 एट कंसेशनल रेंट, द हाउस वाज टेकन ऑन लीज। ओके, देखिए अब यहां पे क्या है, हाउस इज टेकन ऑन लीज। आपको याद होगा हाउस इज टेकन ऑन लीज के केस में क्या होता है जी, जितना भी आप लीज का रेंट देते हैं, इट मीन्स लीज रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस लेते हैं आप। अच्छा जी, तो देखिए अब हमारे पास यहां पे कितना पे कर रहा है वो, 12,000, और उसने हाउस कब ऑक्युपाई किया है, 1 नवंबर को। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 5 महीने यूज किया। ओके, तो सबसे पहले मैं लेता हूं लीज रेंट कितना पे किया। सो 12,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। और इसके अलावा 15% ऑफ सैलरी। ओके, सो 15% ऑफ सैलरी। तो यहां पे मेरे पास जो सैलरी आ रही है वो कितनी होगी, सैलरी है मेरे पास 65,000, यहीं पे ले लेता हूं पहले, इज इक्वल टू 65,000। और देखिए आप डीए दिखा है उसने 30%, तो 30% फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, 30% कितना हो गया जी, 22,000 का 6,600, लो जी 6,600। साथ में क्या है, बोनस है, सो 17,000 बोनस हो गया। तो ये मेरा जो टोटल है 006 8 and 8, 88,600 into 15%, which is equal to ओके। तो यहाँ पे मेरा जो 15%, 10%, 888, ये हो गया मेरा 13,000, 13,290 into 5, which is equal to ये हो गया जी। तो विच एवर इज लेस, तो कौन सी फिगर आ गई जी, 60,000 रुपीज। ठीक है, अब उसमें से रिकवर्ड दैट इज रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना पैसा ले रहा है जी वो, 4,800। 4,800 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 24,000। ये माइनस हो गया जितनी रिकवरी हुई, 000, एंड दिस इज योर 36,000। तो अल्टीमेटली ये मेरा जो 36,000 है वो आ गई रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो इसको मैं लिख देता हूं वर्किंग नंबर 1, कितना आ गया जी, 36,000 रुपीज। अच्छा जी, उसके बाद है एम्प्लॉयर गिवन ए गिफ्ट वाउचर। ओके, सो गिफ्ट वाउचर कितने का जी, 8,000। लो जी, टैक्सेबल है। उसके बाद कह रहा है वो शी कंट्रीब्यूट्स 18% ऑफ हर सैलरी बेसिक पे प्लस डीए टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ओके, तो इंप्लॉय का तो क्वालिफाइंग अमाउंट में चला जाता है, और इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड,
कितना किया उसने, दैट इज 18% ऑफ 65,000 प्लस 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस वन, ओके, 187,920। लेकिन एग्जम्प्ट कितना है आपको याद होगा, 12% ऑफ सैलरी। लेकिन सैलरी का मतलब वहां पे क्या होता है, प्लस परसेंटेज ऑफ डीए, तो 22,000 का 30% कितना हो गया, 6,600 इंटू 12। इसको भी कैलकुलेशन करते हैं, 12% 71,600 इंटू 12 divided by 100. Okay, so this is 103,104. तो ये 6, 1, 8, 4 and 8. So क्योंकि आपको पता है employers contribution to recognized provident fund more than 12% is taxable. Next is मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है जी, फुली एग्जम्प्ट होता है, लेकिन मन में नहीं रखनी बात, आपने इसको लिखना है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां लिख देंगे फुली एग्जम्प्टेड, तो यहां आ गया मेरा बिल। उसके बाद है मोटर कार इज ओन्ड बाय द, ओके, सो वैल्यू ऑफ मोटर कार partly for personal and partly for ऑफिस यूज। अच्छा, कार कितनी है जी, मोर देन 1.6 लीटर है। अच्छा जी, सो मोर देन 1.6 लीटर, तो आपको याद होगा कितना जी, 2,400, और कितने महीने के लिए यूज की उसने, 5 महीने के लिए, 1 नवंबर से बोला है ना, बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। ड्राइवर खुद ड्राइव कर रहा है तो इसका ड्राइवर ऐड नहीं होगा, तो ये हो गया मेरा 12,000। सब आ गया जी, ओके। तो इनका टोटल करके मेरे पास क्या आ जाती है, ग्रॉस सैलरी, विच इज इक्वल टू, टोटल कर लेते हैं, 7,80,000, 2,64,000 प्लस 204,000, 36,000 प्लस 8,000 प्लस 84,816 प्लस 12,000, कितना हो गया, 13,88,816। अब ग्रॉस सैलरी से हमारी क्या आ जाती हैं, डिडक्शंस, सर डिडक्शंस, और पहली डिडक्शन क्या होती है जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सी, अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A के अंडर कितनी है जी, 15,000 और सैलरी विच एवर इज लेस, तो ये तो ज्यादा है, और हमारे पास टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का नहीं होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं पे, तो 13,38,816 is the income taxable under the head salary। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज ग्रॉस सैलरी डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, इनकम अंडर द हेड सैलरी 13 लाख। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, एंटरटेनमेंट अलाउंस क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही वर्किंग थी, और तो आई होप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ ₹25,000 per month and an entertainment allowance and commission of ₹1,000 per month each. The company provides him the following benefits. A company-owned accommodation is provided to him in Delhi. Furniture costing ₹2,40,000 was provided on 1st August 2019. A personal loan of ₹5 lakh on
1st July 2019, on which it charges interest at the rate of 6.75% per annum. The entire loan is still outstanding. Assume SBI rate of interest on 1st April 2019 was 12.75% per annum. His son is allowed to use a motorcycle belonging to the company. The company had purchased this motorcycle for ₹60,000 on 1st May 2016. The motorcycle was finally sold to him on 1st August 2019 for ₹30,000. Professional tax paid by Mr. X is ₹2,000. Compute the income from salary of Mr. X for the assessment year 202021. ओके, तो जैसे मैंने कहा था हेडिंग computation of income under the head salaries of Mr. X for the assessment year 202021. So previous year is 2019 and 20. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, बेसिक सैलरी. ओके, सो बेसिक सैलरी कितनी है जी, 25,000 into 12, which is equal to 3 lakh rupees. Then commission हमारा 1,000 multiplied by 12, which is equal to 12,000. ये हमारे पास आ गया एंटरटेनमेंट अलाउंस. तो आपको पता कि हमने कहा था एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ऊपर लिया जाएगा, फिर अब नीचे देखा जाएगा डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी. लेकिन आपको पता कि ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, तो उस केस में नहीं मिलेगी. तो 1,000 into 12 is equal to 12,000 हो गया. अच्छा जी, उसके बाद उसको अकोमोडेशन दी गई. ओके, सो रेंट फ्री अकोमोडेशन. तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहीं पे कर देता हूं वर्किंग क्या करनी. रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली है, दिल्ली में है. तो क्या होगा जी, 15% ऑफ सैलरी. तो यहां सैलरी यहीं पे कर दूं कैलकुलेट, दैट इज 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000. ठीक है, तो 3,24,000 कैलकुलेशन. 15% ऑफ 3,24,000 विच इज इक्वल टू, ये होगी जी हमारी 48,600. लेकिन क्या है, साथ में फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है. ओके, सो एड वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितने का प्रोवाइड किया है, और खुद ओन कर रहा है तो 10% होता है. 2,40,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. कितने महीने का, फॉर 8 months. ये भी हमने 8 months की कैलकुलेशन कर दी है आपके लिए. ओके, तो ये मेरे पास आ गया 10%, 24,000. और 24,000 को अगर मैं 24,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, 24,000 into 2, which is equal to 16,000. 16,000, so which is equal to 64,600. उसके बाद उसको लोन दिया गया. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन
तो लोन का अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग, दैट इज, ये भी मैं वर्किंग यहीं कर देता हूँ, 5 लाख इंटू SBI कितना चार्ज कर रहा है, गिवन है आपको 12.75%, जबकि एम्प्लॉयर कितने में प्रोवाइड कर रहा है 6.75%, और कितने के लिए कर रहा है वो है फर्स्ट है एक साथ से 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन 1, 2, 3, कितने हो गया जी आपका 9 मंथ्स, दैट इज फॉर 9 मंथ्स। ओके, तो देखिए डिफरेंस कितना हो गया मेरा 6% हो गया मेरा 30,000, और ये 30,000 इंटू 9/12 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 22,500। अच्छा, उसके बाद उसके मोटरसाइकिल दिया है, तो आपको पता है कि यूज ऑफ मोटरसाइकिल, यूज ऑफ मोटर साइकिल, कोई भी एसेट अगर कितने का है जी 60,000 का, तो 60,000 का 10% कब दिया उसको, this motorcycle on motorcycle finally sold to him, motorcycle belonged to a company 30,000, his son is allowed to use a motorcycle belonging to the company had purchased this motorcycle. The motorcycle was finally sold to him on 1/8/2019. ओके, तो अप्रैल मई जून 1/8 से 8 से पहले क्या था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से 2 चला गया, तो 4 महीने का 4 मंथ्स, क्योंकि उसके बाद उसको सेल कर दिया गया। तो मेरा 6,000 इंटू 4/12 कितना हो गया जी 2,000। लो जी 2,000 की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। अच्छा, उसके बाद मोटरसाइकिल उसी को ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, आपको याद होगा कि कोई भी दूसरी एसेट, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। ओके, तो क्या होगा जी, मेरी वैल्यू कितनी है 60,000, उसमें से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किसके ऊपर 60,000 के ऊपर इंटू 10%, और कितने साल का 3 इयर्स का, क्योंकि 16 में खरीदा है ना, और 1/8 को ट्रांसफर कर दिया, तब 3 महीने उसने 4 महीने उसने उसका यूज किया, उसके बाद उसी को ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये मेरे पास आ जाती है 60,000 10% 6 7,200, 10% is the rate of depreciation. Okay, 10% 6 which is equal to, ये बन गया मेरा, वैल्यू रह जाएगी मेरी, ये अंदर ही लिखता हूं इनर कॉलम में, ये इक्वल टू 42,000। अच्छा, अब कितने में ट्रांसफर करी, तो क्या हो गया जी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज इक्वल टू 42,000 लेस अमाउंट रिकवर्ड, कितने में बेचा उसको 30,000 रुपए का। लो जी 30,000 रुपए का, तो कितना कंसेशन मिला आपको 12,000 का कंसेशन मिल गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास सब कुछ खत्म हो गया। चलिए, सो ग्रॉस सैलरी
इज इक्वल टू, टोटल करिए, 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 64,600 प्लस 22,500 प्लस 2,000 प्लस 12,000 which is equal to 4,25,100। आ जाइए अब डिडक्शंस। तो पहली मेरी सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A के अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन, शॉर्ट में स्टैंडर्ड लिख दिया मैंने, ये होगी मेरी 50,000 रुपए की। दूसरी यहाँ पे है एंटरटेनमेंट अलाउंस तो नहीं है, लेकिन टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट लिखा है, उसने प्रोफेशनल टैक्स पेड है। सो अगर तो पे किया हो तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। 16 सब सेक्शन 3 के अंदर प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपए, दोनों का टोटल हो गया मेरा 52,000। ये चला गया मेरा आउटर कॉलम में, 52,000 माइनस हो गया, तो बाकी बच गया मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी विच इज इक्वल टू 0, 0, 1, 3, 7 and 3, 3,73,100 rupees. So the next question is, Mr. X is employed in a concern on a monthly salary of ₹25,000 per month and an entertainment allowance and commission of ₹1,000 per month each. The company provides him the following benefits. A company owned accommodation is provided to him daily. Furniture costing ₹2,40,000 was provided on 1/8/2019. A personal loan of ₹5 lakh, ये पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, तो यहाँ उसके बाद है द कंपनी गेव हिम ए रिंग वर्थ ₹14,900 ऑन हिज 40th बर्थडे ऑन 21/9/2019. He had purchased ₹12,000 on his credit card. The amount along with the annual fee of ₹2,000 was paid by the company. ये क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी आ गया। His son is allowed to use a motorcycle belonging to the company. चलो ये भी अच्छी बात है, वही आ गया। He is provided with the motor car which is used for both personal and official purpose by the employee. The company pays the telephone bill or pay 18,000 for the telephone installed at his residence. Expenditure on accommodation in hotel while touring on official duties met by employer ₹30,000. Value of lunch provided by the employer during office hours cost to the employer ₹12,000. Okay, ये भी मील का आ गया। Mr. X is provided with electricity cost to the employer ₹10,000. Professional tax paid by Mr. X ₹2,000. Okay, तो चलिए इसको भी तो बिना हेडिंग के तो हम नहीं करेंगे। So computation of income under the head salaries of Mr. X for the assessment year 2020-21 और प्रीवियस ईयर मेरा आ गया 2019 and 20। तो कुछ बातें तो हमने पीछे वाली हैं, तो हम उसी क्वेश्चन से उठा लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आ गई बेसिक सैलरी। अभी हमने कैलकुलेशन करी थी 25,000 into 12 which is equal to 3 लाख रुपीज। फिर हमारे पास था, अच्छा इसमें है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ईच लिखा है एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 into 12 which is equal to 12,000. Then commission is also 1,000 into 12 which is equal to 12,000. फिर हमारे पास है रेंट फ्री अकोमोडेशन। अभी हमने इसकी कैलकुलेशन करी है, तो मैं एज इट इज कितना जी 15% ऑफ 3,24,000 जो भी हमने
कैलकुलेशन करी थी 48,600 और साथ में हमारा ऐड 10%। क्या किया था हमने जी, 10% में हमने 10% दैट इज ए वैल्यू ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड, तो वो की थी हमने 2,40,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 8/12 ऐसे किया था 6 महीने के लिए 16,000, तो टोटल हो गया मेरा 64,600। अच्छा, उसके बाद हमारा वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हमने कैलकुलेशन करी थी आपकी 5 lakhs इंटू 12.75 माइनस 6.75, ठीक है जी, इंटू 8/12 विच इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। अच्छा, अब चलते हैं जी, गिफ्ट दी गई है। ओके, तो गिफ्ट उसको दी गई है 14,900। ओके, चलिए जी, फिर परक्यूजिट वैल्यू ऑफ गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर, कितने की रिंग दी है उसने, काइंड में दिया है तभी होगा, नहीं तो कैश में नहीं होती। और आपको पता 5,000 रुपए तक क्या होता है, वो एग्जम्प्ट होता है। तो टैक्सेबल कितना हो गया जी, 9,900 रुपीज। अच्छा, उसके बाद उसने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है। ओके, सो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड expenses met by employer, तो कितने हैं जी, 12,000। और द अमाउंट along with the annual fee was paid by the amount along with the annual fee of rupees 2,000 he had purchases on his credit card, the amount along with the annual fees of rupees 2,000। ओके, तो 12,000 एक हो गया प्लस 2,000 उसका एक्सपेंसेस हो गए, तो टोटल हो गया मेरा 14,000। अच्छा, फिर उसके बाद है परक्यूजिट वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल दिया गया है, यूज ऑफ द मोटरसाइकिल है। ओके, सो अब यहां पे मंथ की बात नहीं है, सो परक्यूजिट वैल्यू ऑफ यूज, दोनों इकट्ठा कर दूं यहाँ पे, यूज जो पहले हमने कैलकुलेशन तो कर ही रखी है, यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, वहां हमने किया था 2,000 प्लस 12,000, वर्किंग हमारी पीछे क्वेश्चन में की है मैंने, आप वहां से उठा सकते हैं। उसके बाद है यूज ऑफ कार। ओके, सो वैल्यू ऑफ यूज ऑफ कार, कितने कार है हमारी, अच्छा बोथ है पर्सनल और उसके लिए रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज फुली पेड बाय द एम्प्लॉय के द्वारा ही की जा रही है, और लेस देन 1.6 लीटर है, तो कितनी होगी जी, 600 इंटू 12, आप यहां पे लिख सकते हैं लेस देन। अच्छा जी, टेलीफोन बिल्स एज यू नो क्या होते हैं जी, एग्जम्प्टेड होते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, नील आ गया। अच्छा, अब उसके बाद आता है मेरा लंच। ओके, तो लंच से पहले मेरे पास क्या है, अच्छा होटल में ठहरा है वैल्यू ऑफ होटल, लेकिन वो ऑफिस पर्पस के लिए है, ऑफिस यूज है, इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा। अच्छा, लंच का याद है आपको, अगर मील अगर प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी कॉस्ट जो है वो 50 रुपए से कम होनी चाहिए, तो देखते हैं कितने कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर कितनी होगी, 12,000।
और उसने ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स प्रोवाइड किया गया है, तो 300 से कितना हो गया जी, 40 रुपीज 40 पर मील हो गया। तो क्या हो गया जी, लेस देन, तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगा आपका, नील। X is provided with the electricity. Okay, so present value of produced value of electricity, value of electricity provided by employer, अपने सोर्स से तो नहीं दे रहा है, तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर होती है फिर तो सीधा ही हमारे पास कितना हो गया, 10,000 रुपीज। खत्म हो गया जी। अच्छा, सारी आ गई ना आइटम्स। सो ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू, तो टोटल हो गया 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 64,600 प्लस 20,000 प्लस 9,900 प्लस 14,000 प्लस 14,000 प्लस 7,200 प्लस 10,000, ये हो गया 4,63,700 रुपीज। फिर आ गई मेरी डिडक्शंस। तो डिडक्शंस में सबसे पहले मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और दूसरी मेरी एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो पहले ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस। सेक्शंस आप लिख सकते हैं, टोटल इज 52,000, ये माइनस हो गया 52,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी इज इक्वल टू 0,07,114, 4,11,700 रुपीज। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें वो कुछ टाइम प्रीवियस ईयर में वो जॉब में रहा, फिर उसके बाद रिटायर हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। Manish has been in service of Manisha Limited since November 1991 in Delhi. During the financial year ending on 31st March 2020, he received from the company basic salary 10,000, DA 2,000 per month, not forming part of salary, CCA city compensatory allowance 300 per month, and entertainment allowance rupees 400 per month. House rent allowance rupees 3,000 per month. Manish resides in the house property owned by his Hindu undivided family, for which he pays rent rupees 4,000 per month. He contributes 1,000 per month to recognized provident fund. The company also contributes an equal amount. He retired from the company on 31st December 2019 and received gratuity of rupees 1 lakh and pension rupees 4,000 per month. He is not covered under the Payment of Gratuity Act. Okay. So on 1st February 2020 he got one half of the pension commuted. बाद में commit कराई उसने for rupees 1,50,000. He also received 3 lakh as accumulated balance from the recognized provident fund. Okay. तो चलिए जी हम इसको भी डिस्कस करते हैं। सो पार्टली यहाँ पे वो सैलरी ले रहा था और पार्टली फिर वो रिटायर हो गया उसी दौरान। Computation of income under the head salaries of Mr. Manish for the assessment year 2020-21, previous year is 2019 and 20। तो देखिए जी, आप सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो रिटायर कब हुआ। दिसंबर में रिटायर हुआ, तो दिसंबर में रिटायर हुआ, यहाँ पे वर्किंग में लिख देता हूँ, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/12/2019। इसका 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक तो उसको सैलरी मिलती रही। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 9 मंथ्स। उसके बाद हो गया वो रिटायर।
तो 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 यानी कि 3 महीने में उसको मिलेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसमें मिलेगी उसको पेंशन। लेकिन उसने जो पेंशन कमिट करवाई है 1 फरवरी 2020 को, तो 1 महीने उसके पास अनकमिटेड पेंशन। तो यहां से हमारा ईयर क्लियर हो गया जी हमारे पास। डेट ऑफ रिटायरमेंट और ये 9 मंथ्स और 3 मंथ्स 1 फरवरी को उसने उसको कमिट कराने की कोशिश करी। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज ऑफ मिस्टर मनीष फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर मेरा 1920 और ईयर की हमने बाइफर्केशन कर दी। तो सबसे पहले मेरे पास आ गई बेसिक सैलरी। कितने महीने मिली जी उसको? 10,000 इंटू 9 हुआ ना जी। अब ओके, सो 90,000 रुपीज। देन डीए लिख दूं जी, डियरनेस अलाउंस। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, आप नहीं करेंगे। ये भी कितना हो गया जी? 18,000 रुपीज। अच्छा, फिर उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला उसको 300 रुपीज इंटू 9 विच इज इक्वल टू 2,700 रुपीज। फिर उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला और वो मिला 400 इंटू 9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3,600 रुपीज। अच्छा, अब यहां पे उसको मिला हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा, कितना मिल रहा है उसको हाउस रेंट अलाउंस? एक्चुअल में दिस विच इज इक्वल टू 3,000 इंटू 9 इज इक्वल टू 27,000। मैंने इनर कॉलम में लिख लिया क्योंकि उसमें से हमें या तो वर्किंग करेंगे या यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूं एग्जम्पशन। और एग्जम्पशन में आपको पता है पहली फिगर क्या होती है जी? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना जी? 27,000। दूसरा होता है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना है जी? 36,000। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी कितनी है? 9,000 है, क्योंकि डीए बोला उसने कि डज नॉट एंटर फॉर सर्विस बेनिफिट्स। तो दूसरी फिगर भी मेरे पास आ गई 27,000। तीसरी फिगर होती है क्योंकि अकोमोडेशन है उसकी दिल्ली में, तो 50% ऑफ सैलरी। सो 50% ऑफ 90,000 रुपीज विच इज इक्वल टू 45,000 रुपीज है जी। तो विच एवर इज लेस, तो लेसर में इसमें से एक फिगर ये, एक ये, एक ये, तो 27,000। तो टैक्सेबल कितना हो गया? नील हो गया। तो यहां पे क्या चला जाएगा? आउटर कॉलम में नील चला गया। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर का है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ। कितना किया जी उसने? 1,000 इंटू 9 इज इक्वल टू 9,000 रुपीज। एग्जम्प्ट कितना होता है जी? लेस एग्जम्प्टेड 12% ऑफ सैलरी। तो 12% ऑफ सैलरी 90,000 का 12% कितना हो गया जी? 10,800। सो 10,800। इसका मतलब है ये सारा का सारा एग्जम्प्ट हो गया। तो यहां आउटर कॉलम में भी क्या चला गया? नील चला गया। अच्छा, उसके बाद है रिटायर हो गया और साथ में उसको मिली ग्रेच्युटी। ओके, सो ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितनी रिसीव्ड हुई जी? 1,00,000 रुपए। तो आपको पता है एग्जम्प्ट लेस एग्जम्प्टेड क्या होता है जी? 3 फिगर्स होती हैं जी। एक है एक्चुअल कितना मिला? 1,00,000 रुपए। दूसरा क्या होता है जी? 1/2। अच्छा, 1/2 सैलरी कितनी है? 10,000 इंटू कब से था जॉब में? नवंबर 1991 से। अब जाके रिटायर हो गया
कितने साल हो गए 91 से लेकर के ये हो गए जी 28 ईयर्स 1991। अच्छा तो ये मल्टीप्लाई हो गया 28 से 14 1,40,000 हो गया। और तीसरा क्या है मेरा स्टैच्यूरी लिमिट, और स्टैच्यूरी लिमिट है आपकी 20 लाख रुपए, क्योंकि वो इसी साल रिटायर हुआ है, 10 लाख इससे पहले की है। तो तीनों में से जो विच एवर इज लेस, तो लेसर कौन सी होगी 1 लाख लेसर हुई। तो इसका मतलब यहां पे भी टैक्सेबल कितना हो गया नील। फिर हमें मिली पेंशन। ओके तो सबसे पहले हम अनकम्यूटेड पेंशन, जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो अनकम्यूटेड पेंशन में पेंशन मिल रही थी उसको 4,000 रुपए। ओके तो क्या मिलेगी 4,000 रुपए अनकम्यूटेड पेंशन एक महीने की, विच इज इक्वल टू 4,000। उसके बाद उसने क्या करवा दी, इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ दिस, 1/2 करा दी। जब 1/2 करा दी तो अब क्या होगा 2,000 रुपए अनकम्यूटेड होगी 50%। कितने महीने मिलेगी 2 महीने, क्योंकि 3 महीने है ना यहाँ पे। तो ये भी कितनी होगी 4,000। और आपको पता है ये पूरी की पूरी क्या होती है टैक्सेबल होती है। फिर हम आती है हमारे पास कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन, अच्छा कम्यूटेड पेंशन में कितना मिला उसको 1,50,000 रुपीज। तो लेस एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड क्या होता है जी, सबसे पहले होता है जी एक्चुअल। एक्चुअल में क्या, उसमें 1/3 ले लेते हैं हम। तो पहले हम फुल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 50% है ना ये, तो 1,50,000 इंटू 100, पहले फुल वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं ना इसको। तो ये मेरे पास 3 यानी कि 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का। अब क्या हुआ, उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है, तो डिवाइडेड बाय 3 1/3 होता है। तो ये बन गया मेरा 1 लाख रुपए। तो इसमें से एग्जम्प्ट कितना हो गया 1 लाख रुपीज, टैक्सेबल कितना हो गया 50,000 रुपीज। अच्छा उसके बाद है ही आल्सो अक्यूमुलेटेड बैलेंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अमाउंट हमने आपको डिस्कस किया था, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है जी एग्जम्प्ट होता है। यहां लिख रहा हूं एग्जम्प्टेड, तो ये क्या हो गया मेरा नील। तो टोटल देखो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आ गए, और जब जॉब करी तो ऐसे जैसे क्वेश्चन जो हैं वो जनरली एग्जाम में होते हैं। सो ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू, सो टोटल है हमारा 90,000 प्लस 18,000 प्लस 2,700 प्लस 3,600 प्लस 8,000 प्लस 50,000। ये बन गया मेरा 1,72,300 रुपीज। अच्छा अब डिडक्शन, सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की मिलेगी जी 50,000 रुपए की। एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी इज इक्वल टू 00322 1,22,300 रुपीज। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्योंकि मैंने कहा ना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लर्न करेंगे। अब आप क्वेश्चंस करिए, जहां पे दिक्कत आती है वहां पे आप थ्योरी पढ़िएगा, बार बार लेक्चर्स को देखिएगा, फिर न्यूमेरिकल करिएगा, तभी आपके जो कंसेप्ट हैं क्लियर होंगे। तो इसी के साथ अब हम सैलरी के चैप्टर को वाइंड अप करते हैं।